गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बीएससी फाइनल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बीएससी फाइनल का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके फर्स्ट चैप्टर के हम लोग जो एनएमआर वाला चैप्टर उसके 4 लेक्चर हम लोग कर चुके हैं। आज हमारा 5वां लेक्चर है और लास्ट लेक्चर है। इसमें हम लोग आज हमारे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। इसमें हमें 2 टॉपिक पढ़ने हैं। आज वाले लेक्चर में एक हमें पढ़ना है चक्रण विपाटन और दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे कपलिंग कांस्टेंट या युग्मन गुणांक। तो जो फर्स्ट टॉपिक है आज का हमारा, वो टॉपिक है हमारा आज का चक्रण विपाटन अथवा चक्रण युग्मन, स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग और स्पिन स्पिन कपलिंग। ठीक है, इस पे हम लोग देखो थोड़ा सा क्या लिखा हुआ देख लेते हैं। एक प्रोटॉन के चक्रण की उसके निकटवर्ती प्रोटॉन अथवा प्रोटॉनों के चक्रण से अनोन्य क्रिया को चक्रण विपाटन या स्पिन स्पिन कपलिंग कहते हैं। एक नाभिक के चारों ओर का प्रभावी क्षेत्र निकटवर्ती परमाणु से बंधित हाइड्रोजन परमाणु से उत्पन्न स्थानीय क्षेत्र के कारण कम या अधिक हो जाता है। क्या लिखा है? एक नाभिक के चारों ओर का प्रभावी क्षेत्र निकटवर्ती परमाणु से बंधित हाइड्रोजन परमाणु से उत्पन्न स्थानीय क्षेत्र के कारण कम या अधिक हो जाता है। स्पिन स्पिन कपलिंग को अभिव्यक्त करने के लिए हर्ट्ज का पैमाना काम में लिया जाता है। मतलब यूनिट क्या है? हर्ट्ज। किसी एक प्रकार के प्रोटॉन का सिग्नल पास वाले प्रोटॉन्स के कारण जितने सिग्नल्स में स्प्लिट होगा, ये पास वाले एटम पर उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु की संख्या पर निर्भर करता है। स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग के कारण किसी भी एनएमआर सिग्नल का n+1 सिग्नल्स में विपाटन हो जाता है। n निकटवर्ती हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो इतना मैंने पढ़ दिया है, लेकिन समझने की एक ही बात है। समझने का कंसेप्ट ये है कि सपोज अगर हम लोग बात करें CH3 CH2Br की, तो देखो एक सिग्नल इसका होगा और एक सिग्नल इसका होगा, 2 NMR सिग्नल आएंगे। लेकिन इसका जो सिग्नल है वो 2 प्रोटॉन के कारण आएगा, लेकिन इन 2 प्रोटॉन का जो प्रभावी क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है, वो इन 3 प्रोटॉनों के चुंबकीय क्षेत्र के साथ अनोन्य क्रिया करेगा, एक दूसरे के पारस्परिक क्रिया करेगा, रिलेटिव इंटरेक्शन करेंगे एक दूसरे के साथ। तो क्या होगा कि इसका जो सिग्नल है वो इन 3 प्रोटॉन के कारण, इसका जो सिग्नल है वो इन 3 प्रोटॉनों के कारण, इसका जो एक सिग्नल है वो 4 पीक्स में डिवाइडेड हो जाएगा। और इसका जो सिग्नल है CH3 वाला, वो एक सिग्नल था, वो इन 2 प्रोटॉनों के कारण कितने में डिवाइड हो जाएगा? 3 में। तो 3 वाले को ट्रिपलेट बोलेंगे और 4 वाले को क्वार्टेट बोलेंगे। अब देखो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं दोबारा से। देखो अगर उदाहरण के लिए CH3 CH2Br में CH2 समूह के 2 प्रोटॉन्स का स्पिन निकटवर्ती CH3 समूह के साथ 3 विभिन्न तरीके से कपलिंग कर सकता है। कि इसका जो CH2 का जो 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन है, ये इस टाइप से मान सकते हैं। तो ये अपने आप को जो CH3 के 3 प्रोटॉन है उनके साथ कैसे अपने आप को एडजस्ट कर सकता है? दोनों प्रोटॉनों का डायरेक्शन सेम हो, एक का ऊपर एक का नीचे और एक का नीचे दूसरे का ऊपर, और तीसरे का क्या हो? बिल्कुल अपोज हो। मीन्स जो पास वाले कार्बन पे हाइड्रोजन है उनका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा और जो CH2 का चुंबकीय क्षेत्र होगा वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो सकते हैं, दोनों एक दूसरे के एक मतलब एंटी पैरेलल हो सकते हैं एक दूसरे के, लेकिन लीस्ट में क्या बिल्कुल अपोज हो सकता है। अब होगा क्या इससे? इस कारण से CH3 समूह का सिग्नल 3 पीक्स में स्प्लिट हो जाता है तथा CH2 का सिग्नल 4 पीक्स में डिवाइडेड हो जाएगा, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, किसी भी NMR सिग्नल के 2, 3, 4 सिग्नल में स्प्लिट होने पर इन्हें क्रमशः डबलेट, ट्रिपलेट, क्वार्टेट, क्विंटेट, हेक्सटेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू। देखो अब समझ में आ जाएगा आपको सारा कुछ। देखो एक सिग्नल इसका मिलेगा और एक सिग्नल इसका मिलेगा। अब इसका जो सिग्नल है वो इन 3 प्रोटॉनों की वजह से 4 सिग्नल में डिवाइडेड हो जाएगा, तो इसे क्या बोलेंगे? क्वार्टेट। और इसका जो सिग्नल है
ठीक है, वो इन 2 प्रोटोनों की वजह से ट्रिपलेट में विभाजित हो जाएगा। क्लियर हो गया? बिल्कुल। अगर इसकी बात करें तो देखो, ये वाले प्रोटोन और ये वाले प्रोटोन होमोटॉपिक है, एक ही सिग्नल देंगे। ठीक है, अब देखो ये एक अलग सिग्नल होगा, बी सिग्नल। अब देखो ये जो सिग्नल है इस प्रोटोन का, वो 3 और 3 6 प्रोटोन, 6 प्रोटोन, तो हमारा जनरल फॉर्मूला क्या है, n+1। तो कितने पीक में डिवाइडेड हो जाएगा, 7 में, मीन्स हेप्टेट बनाएगा। यहाँ पे +n+1 है। और ये जो सिग्नल होगा इन दोनों का सेम ही जगह सिग्नल आएगा, और सेम जगह सिग्नल आए वो इस प्रोटोन की वजह से डबलेट में डिवाइडेड हो जाएगा। समझ में आ गया? अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखो इसमें कितने सिग्नल मिलेंगे, 2 सिग्नल मिलेंगे। तो ये वाला जो सिग्नल है इन प्रोटोनों की वजह से जो सिग्नल आएगा, वो सिग्नल इन 2 प्रोटोनों की वजह से ट्रिपलेट में डिवाइडेड हो जाएगा। इस प्रोटोनों की वजह से जो सिग्नल आएगा वो इन प्रोटोनों की वजह से डबलेट में डिवाइडेड हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि कोई भी सिग्नल, NMR सिग्नल कितने पीक्स में डिवाइडेड होगा, उसके बेसिस पे उनका रेशियो क्या होगा। देखो एक सिग्नल है सिंगलेट, अगर डबलेट बनेगा तो दोनों का 1/1 रेशियो, मीन्स दोनों की लंबाई सेम होगी। अगर हम लोग ट्रिपलेट की बात करें तो उनका रेशियो 1:1 होगा। मीन्स कैसे होगा, इसकी लंबाई ये यहाँ पे 1:1 होगा। और अगर 4 है तो क्या होगा, 1 2 2 और 3 और ये वजह हो जाएगा। मीन्स अगर क्विंटेट होगा तो 5 जो पीक बनेगी उनकी ऊंचाई का रेशियो ये होगा, और अगर सेक्सेट होगा तो उनकी ऊंचाई का रेशियो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अब आपको घर से करना है, ये आपके लिए होमवर्क है कि इसमें कितने NMR सिग्नल मिलेंगे, जो NMR सिग्नल मिलेंगे उनकी स्प्लिटिंग कितने सिग्नल में होगी, इसमें कितने NMR सिग्नल मिलेंगे और जो सिग्नल मिलेंगे उनकी स्प्लिटिंग कितने सिग्नल में होगी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अभी हमने डिस्कस किया चक्रण चक्रण युग्मन और चक्रण चक्रण स्प्लिटिंग। अब हम लोग बात करते हैं कपलिंग कांस्टेंट की। देखो कपलिंग कांस्टेंट कुछ भी नहीं है, इजी वे में बता देता हूँ आपको कि जैसे कोई भी एक सिग्नल है सपोज, और वो सपोज मल्टीप्लेट में डिवाइडेड होगा, जैसे क्वार्टेट में डिवाइडेड होगा सपोज वो, और क्वार्टेट में होगा तो उनका रेशियो क्या होगा, 1:3:3:1। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, किसी भी मल्टीप्लेट में 2 पीक्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है, इसको हम लोग जे से डिनोट करते हैं, युग्मन स्थिरांक बोलते हैं। फॉर एग्जांपल स्पिन स्प्लिटिंग के कारण जब एक सिग्नल मल्टीप्लेट में स्प्लिट हो जाता है तो किसी मल्टीप्लेट में 2 निकटवर्ती शिखरों के केंद्रों के मध्य की दूरी नियत रहती है। इस दूरी को कपलिंग कांस्टेंट कहते हैं। मैंने अभी बताया है कि कोई मल्टीप्लेट है, उसमें से 2 पीक्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं कपलिंग कांस्टेंट जे। सही है, कपलिंग कांस्टेंट जे को प्रदर्शित किया जाता है, जे से प्रदर्शित किया जाता है, और इसकी यूनिट साइक्लिक पर सेकंड या हर्ट्ज होती है। जे का मान लगभग 1 से 20 हर्ट्ज के बीच होता है। कितना मान होता है जे का, 1 से 20 हर्ट्ज के बीच होता है। युग्मन स्थिरांक का मान प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र बदलने पर भी कपलिंग कांस्टेंट चेंज नहीं होता है। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है कि हम लोग कितना किसी भी तीव्रता का चुंबकीय क्षेत्र या इंटेंसिटी का मैग्नेटिक फील्ड यूज कर लें, लेकिन जो कपलिंग कांस्टेंट होगा वो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, ये कपलिंग कांस्टेंट। आगे चलते हैं। एक लाइन ये ध्यान रखना कि अगर ये दोनों प्रोटॉन हैं, इनके लिए जो कपलिंग कांस्टेंट होगा विपक्ष प्रोटॉन का, वो समपक्ष प्रोटॉन के कपलिंग कांस्टेंट से ज़्यादा होगा। ये ध्यान रख लेना कि जो विपक्ष प्रोटॉन है उनका जो कपलिंग कांस्टेंट है वो जो समपक्ष प्रोटॉन है उनके कपलिंग कांस्टेंट से क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब और देख लेते हैं थोड़ा सा। यदि अनोन्य क्रिया करने वाले, आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन करने वाले दो समूहों के मध्य रासायनिक विस्थापन का मान अधिक होता है तो NMR स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करना सरल हो जाता है, अर्थात डेल्टा न्यू अपॉन जे इज ग्रेटर देन 7, तो इसका विश्लेषण करना सरल होता है। इसे प्रथम कोटि का NMR कहते हैं। और यदि
डेल्टा न्यू अपॉन जे का मान लेस देन 7 और 7 के बराबर है तो एनएमआर का विश्लेषण जटिल हो जाता है, जिसे जटिल कोटि का एनएमआर कहते हैं। देखो इन लाइनों का सीधा सीधा मतलब है कि अगर कोई भी एनएमआर स्पेक्ट्रम है उसमें अगर कोई भी दो टाइप के प्रोटॉन हैं और उन दोनों के प्रोटॉनों के जो सिग्नल हैं उनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उस स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करना इजी होगा और उसे हम लोग प्रथम कोटि का एनएमआर कह देंगे। दूसरा है कपलिंग कांस्टेंट की हेल्प से निम्न में विभेदित किया जा सकता है, एक डबलेट और दो सिंगलेट। मीन्स हम लोगों के जैसे एक ये सिंगलेट है, दो डबलेट है, सपोज ये दो डबलेट है और ये दो डबलेट मतलब सॉरी ये दो सिंगलेट है और सपोज दोबारा देखते हैं एक बार, सपोज ये दो डबलेट है, सॉरी ये दोनों सिंगलेट हैं और ये एक डबलेट है। तो हम लोग इन दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं। कैसे? हम लोग चुंबकीय क्षेत्र का मान बदल देंगे। चुंबकीय क्षेत्र का मान बदलने से क्या होगा कि इनकी जो केमिकल शिफ्ट है इनके बीच, अगर ये दोनों अलग अलग सिंगलेट है तो इनके बीच की डिस्टेंस चेंज हो जाएगी, केमिकल शिफ्ट चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर वो एक डबलेट है तो इनके जे का मान कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे चुंबकीय क्षेत्र का मान कुछ भी रख लें हम लोग। समझ में आ गया? एक दूसरा है दो डबलेट और दो क्वार्टेट में हम लोग विभाजित कर सकते हैं। समझ में आ गया? कैसे? कि देखो दो डबलेट है हमारे, ये देखो डबलेट, दो डबलेट हो गए, एक डबलेट ये है, एक डबलेट ये और एक क्वार्टेट है, ये क्वार्टेट हो गया। तो देखो हम लोग अगर मैग्नेटिक फील्ड का मान बदलेंगे तो इन दोनों की डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग क्वार्टेट की बात करेंगे तो इनके बीच का जो गैप है वो हमेशा कॉमन रहेगा, चाहे हम लोग कोई सी चुंबकीय क्षेत्र भी रख लें। ठीक है? अब देखो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखो इसका सिग्नल इन तीन प्रोटॉनों की वजह से क्वार्टेट में विभाजित हो जाएगा और इसका सिग्नल इसकी वजह से डबलेट में डिवाइडेड हो जाएगा। तो जो क्वार्टेट होगा उनका रेशियो ये वाला होगा 1 3 3 1। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा सेम होगा। दैट्स कॉल्ड कपलिंग कांस्टेंट। एक दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसका जो सिग्नल होगा वो इस प्रोटॉन की वजह से डबलेट में डिवाइडेड हो जाएगा। ठीक है? और इसका जो सिग्नल होगा इन दो प्रोटॉन की वजह से ट्रिपलेट में डिवाइडेड हो जाएगा और ट्रिपलेट में जब ये डिवाइडेड होगा तो ये तीन पीक बन जाएंगी। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा कॉमन होगा और वो क्या होगा? जे, कपलिंग कांस्टेंट। ठीक है? ये देखो एक तरह से आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। स्पिन स्पिन कपलिंग मैंने बता दिया आपको, कपलिंग कांस्टेंट मैंने बता दिया है। अब आपके सिलेबस में जो बचा है वो कुछ कंपाउंड्स के एनएमआर स्पेक्ट्रम के बारे में बचा है। तो हम लोग बेसिकली कुछ कंपाउंड्स का एनएमआर स्पेक्ट्रम डिस्कस कर लेते हैं। जो पहला आपका एग्जांपल है वो है, देखो सीधा सा कंसेप्ट है इथाइल ब्रोमाइड का। तो देखो पहले तो देखो कितने सिग्नल मिलेंगे? दो सिग्नल मिलेंगे, एक CH2 की वजह से और एक CH3 की वजह से। दो NMR सिग्नल होंगे। ठीक है? अब देखना है कि ये वाला जो सिग्नल है मीन्स CH3 की वजह से जो सिग्नल आएगा, CH3 के तीन प्रोटॉनों की वजह से जो सिग्नल मिलेगा वो इन दो प्रोटॉनों की वजह से ट्रिपलेट में डिवाइडेड हो जाएगा। और ये जो CH2 का एक सिग्नल मिलेगा वो इन तीन प्रोटॉनों की वजह से क्वार्टेट में डिवाइडेड हो जाएगा। आप लोग देख लो, इसका मतलब ये क्वार्टेट है तो ये किसका सिग्नल है? ये इस CH2 की वजह से आया है और ये ट्रिपलेट है तो ये इस CH3 की वजह से आया है। तो ध्यान रख लेना, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो एक सिग्नल आएगा, जो CH2 की वजह से जो सिग्नल आया वो कितने पे आएगा? 3.5 ppm पर आएगा। और जो CH3 की वजह से जो सिग्नल आया है ये वाला कितना है? 3.5 ppm पर और ये वाला आएगा 1.7 ppm पर। क्योंकि देखो ये सीधा ब्रोमीन से जुड़ा हुआ है। ब्रोमीन इन प्रोटॉनों के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कम कर देगी तो इसकी क्या हो जाएगी? डीशिल्डिंग। और डीशिल्डिंग होगी तो डेल वैल्यू कम हो जाएगी। इसलिए ध्यान रख लेना, डीशिल्डिंग होगी तो आपको डीशिल्डिंग की वजह से वैल्यू जो होगी वो कम हो जाए, ज़्यादा हो जाएगी। शुरू ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप लोग। डेल वैल्यू की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। आगे चलते हैं। दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल है वो है एथेनॉल का। देखो एथेनॉल का फॉर्मूला आपको पता है, CH3 CH2 OH। तो इसमें तीन सिग्नल मिलेंगे,
लेकिन ध्यान रखना ये सिग्नल इनकी वजह से किस में डिवाइडेड हो जाएगा, ट्रिपलेट में। और ये जो सिग्नल है इसकी वजह से किस में डिवाइडेड हो जाएगा, वो ये इसका जो सिग्नल है वो इसकी वजह से क्वार्टेट में। तो देखो ये तो किसकी वजह से होगा, CH2 की वजह से। ये किसकी वजह से होगा, CH3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये OH को रिप्रेजेंट करेगा। तो 3 NMR सिग्नल मिलेंगे। तो ध्यान रखना ये जो NMR सिग्नल है वो किसकी वजह से, एथेनॉल में जो हमारा एथेनॉल है, ठीक है, उसमें ये जो सिग्नल है ये वाला ट्रिपलेट वो इन प्रोटोनों की वजह से है, ठीक है। ये वाला जो सिग्नल है वो इसकी वजह से, और ये वाला पीक यहाँ पे मिलेगी, ध्यान रख लेना, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो ध्यान रखना इसका प्रोटोन का इस OH के -I इफेक्ट की वजह से इसका क्या हो जाएगा, डीशिल्डिंग हो जाएगी। और डीशिल्डिंग होगी तो डेल वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, ये ध्यान रख लेना। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड में देखो 2 सिग्नल मिलेंगे, एक इसकी वजह से और एक इन 3 प्रोटोनों की वजह से, ठीक है। ये हाईली डीशिल्डिंग जोन में होता है ये प्रोटोन, इसलिए इसकी पीक आती है लगभग 10 ppm के आसपास, और ये तो आपको पता ही है वही हमारा 2 के आसपास आएगा। तो 2 सिग्नल मिल जाएंगे। अगर हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है टोलुइन। किसकी बात करेंगे, टोलुइन। तो देखो टोलुइन में सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें एक सिग्नल तो इसकी वजह से आएगा, CH3 की वजह से, और जो दूसरा सिग्नल बनेगा वो इन 5 प्रोटॉन्स की वजह से मिलेगा। लेकिन ये 5 प्रोटॉन आपको पता है कि 5 प्रोटॉन डीशिल्डिंग जोन में होते हैं, इसलिए इनका जो NMR स्पेक्ट्रम आता है वो 6 से 7 ppm के बीच आता है, और एक मल्टीप्लेट के रूप में आएगा। देखो ये आपस में इंट्रैक्शन करके मल्टीप्लेट में, और ये बिल्कुल एक सिंगलेट आएगा यहाँ पे CH3 की वजह से, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एसीटोफिनॉन का। देखो एसीटोफिनॉन की भी वही कहानी है। इसमें 5 प्रोटॉन हैं, ये एरोमेटिक प्रोटॉन है, और ये हमेशा डीशिल्डिंग जोन में होंगे, तो इसकी जो पीक आएगी वो 6 से 7 ppm के बीच आएगी। और ये CH3 है, CH3 की एक पीक लगभग 2 के आसपास आनी चाहिए, लेकिन इसके -I इफेक्ट की वजह से इसकी डीशिल्डिंग हो जाएगी। डीशिल्डिंग होने की वजह से इसकी जो पीक आएगी वो लगभग 2.5 ppm के बीच होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो 5 प्रोटॉन है वो आपस में इंट्रैक्शन करते हैं, स्पिन स्प्लिटिंग होती है, इस वजह से ये एक मल्टीप्लेट की फॉर्म में प्राप्त होगा। इसको देख लो आप लोग, ये मल्टीप्लेट मिलेगा। एसीटोफिनॉन में जो एरोमेटिक प्रोटॉन्स हैं उनका जो सिंगलेट आएगा वो मल्टीप्लेट की फॉर्म में आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट का सीधा सा कंसेप्ट है, देखो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। कितने सिग्नल आएंगे, देखो एक सिग्नल इस CH3 की वजह से आएगा, एक सिग्नल इसकी वजह से आएगा, और एक सिग्नल इसकी वजह से आएगा। 3 सिग्नल मिलेंगे। 3 सिग्नल मिलेंगे तो देखो इसका सिग्नल इसकी वजह से ट्रिपलेट में डिवाइडेड हो जाएगा, इसका सिग्नल इसकी वजह से क्वार्टेट में, इसका बिल्कुल एक सिंगलेट मिलेगा, सही है। तो देखो ये सिंगलेट है, तो ये किसकी वजह से है, CH3 की वजह से, इस वाले CH3 की वजह से। ये इसका सिंगलेट इसका आएगा ट्रिपलेट में, सॉरी क्वार्टेट में, ये क्वार्टेट है, तो ये किसकी वजह से है, इस मिथाइलिन CH2 की वजह से, और ये ट्रिपलेट है मीन्स इन प्रोटोनों की वजह से है ये वाला। तो 3 सिग्नल मिल जाएंगे हमें। और हम लोग एक लास्ट बात करते हैं 112 ट्राई ब्रोमो एथेन की बात करते हैं। कितने सिग्नल मिलेंगे, देखो 2 सिग्नल मिलेंगे। इसका सिग्नल होगा इनकी वजह से ट्रिपलेट में डिवाइडेड हो जाएगा, इसका जो सिग्नल होगा वो इस प्रोटोनों की वजह से डबलेट में डिवाइडेड हो जाएगा। तो देखो डबलेट और ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट किसकी वजह से मिला है, इसकी वजह से, और डबलेट किसकी वजह से मिला है, इसकी वजह से, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। मैंने अच्छे से समझा दिया है, आपको 1-2 असाइनमेंट दे दिए हैं, 1-2 असाइनमेंट और दे देंगे। जो भी प्रॉब्लम है आप लोग पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नई वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग बात करेंगे नेचुरल प्रोडक्ट की, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।